अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 से। और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के टॉपिक को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है। और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सवाल में लिखा हुआ है पीई रेशो मेथड, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 में। फिर बोलता है केस इन्वॉल्विंग कोटेड एंड अनकोटेड कंपनी। वो वाला केस ये पास्ट पेपर्स में भी आया है। ये वो वाला केस है जिसमें एक कंपनी आपकी कोटेड कंपनी हो और एक अनकोटेड कंपनी हो, एक लिस्टेड कंपनी हो, एक अनलिस्टेड कंपनी हो, एक प्राइवेट कंपनी हो, एक पब्लिक कंपनी हो। P ratio of an unquoted company's shares might be around 2/3 of the PE ratio of a similar public company, showing lesser public confidence. This is an important adjustment factor which may be tested in your exams. इसका मतलब ये है कि लेट से आपके पास एक कंपनी है जो टायर्स बनाती है और बी एक और कंपनी है जो कि टायर्स बनाती है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये एक जो है वो प्राइवेट कंपनी है और ये जो है ना वो एक पब्लिक कंपनी है। इस पब्लिक कंपनी का जो पीई रेशो है ना वो है 10। तो ऐसी ही सिमिलर इंडस्ट्री में सिमिलर साइज़ की और सिमिलर ऑपरेशंस करने वाली कंपनी का जो पीई रेशो है, अगर कोई सवाल बोलता है वो फोरकास्ट करो, प्रिडिक्ट करो, तो प्राइवेट कंपनी अगर सिमिलर बिजनेस कर रही होगी, सिमिलर इंडस्ट्री में होगी, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क में इन्वॉल्व होगी, तो उसका जो पीई रेशो होगा अगर नहीं पता और आपने फोरकास्ट एक्सपेक्ट प्रिडिक्ट करना है तो आप ऐसी ही पब्लिक कंपनी का जो पीई रेशो है उसका 2/3 ले लोगे, विच मीन 6.67। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई एक कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है या अनकोटेड कंपनी होती है तो उसमें लोगों का नंबर 1 कॉन्फिडेंस कम होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं। दूसरा, शेयर्स की ट्रेडिंग की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स की बुनियाद पर आप ये एडजस्टमेंट फैक्टर अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी याद रखना, कहीं पर कोई ऐसी एप्लीकेशन आ सकती है। तो आपने करना सीधा सीधा ये है कि अगर आपको किसी पब्लिक कंपनी का पी रेशो दिया हुआ है और सिमिलर प्राइवेट कंपनी का पी रेशो ढूंढना है तो आपने उसका 2/3 ले लेना। फिर लिखा हुआ है यू आर एक्वायरिंग कंपनी है। आप एज्यूम करो कि आप कंपनी ए को एक्वायर कर रहे हो विद अर्निंग्स पर शेयर ऑफ 15, जिसका EPS 15 है। यू विश टू वैल्यू द कंपनी, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, IAS IFRS नहीं है। द कंपनी बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग्स रेशो मेथड, PE रेशो मेथड हम सबसे पहले आजकल पढ़ रहे हैं। कंपनी ए ऑपरेट्स इन मिनरल वाटर इंडस्ट्री एंड इज एन अनकोटेड कंपनी। कंपनी ए जिसका EPS या अर्निंग्स पर शेयर जो है वो 15 है, वो एक ऐसी कंपनी है जो मिनरल वाटर इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जिसको आप ख़रीदने जा रहे हो। Similar quoted companies conducting mineral water business are company B and C with PE ratio of 10 and 17. ऐसी ही B and C दो कंपनीज हैं जो सिमिलर बिजनेस करती हैं, लेकिन ये दोनों कोटेड कंपनीज हैं और इनका PE रेशो 10 और 17 है। You assume that the market structure of company A is more inclined towards company C. आप ये एज्यूम करो कि ये जो कंपनी ए है जिसकी आप वैल्यू निकाल रहे हो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, सी की तरह के ज़्यादा ऑपरेशंस हैं, सी की तरह का ज़्यादा ऑपरेशन ऑफ वर्क या नेचर ऑफ वर्क है। एंड देयरफॉर यू विल गिव वेटेज ऑफ 70:30 टू कंपनी सी एंड बीज PE रेशो। और इसीलिए जब तुम PE रेशोज़ यूज़ करोगे अपनी वैल्यूएशन के लिए, जब निकालोगे तो 70:30 के एक रेशो में वेटेज देकर एक नया PE रेशो निकालोगे जो यूज़ करोगे कंपनी ए की वैल्यूएशन के लिए। टू कैलकुलेट एन अप्रोप्रिएट PE रेशो फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंपनी ए शेयर, फर्दर दिस न्यू PE रेशो विल बी एडजस्टेड टू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट कंपनी ए इज़ एन अनकोटेड कंपनी। यानी कि सबसे पहले तो इससे आपने एक वेटेड एवरेज PE रेशो निकाला नया, जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए आप 17 × 70% प्लस 10 × 30% करोगे
तो 17 इंटू 70% प्लस 10 इंटू 30% जो है 17 इंटू 70% प्लस 10 इंटू 30%, ये बन जाता है आपका 14.9। ठीक है, ये वेटेज किसी रूल के हिसाब से नहीं, या आपको किसी भी सवाल में दी हुई हो सकती है कि भाई आप जो है वो दो कंपनीज़ का एक वेटेड एवरेज पी रेशियो कैलकुलेट करोगे और फिर वो वैल्यूएशन के लिए यूज़ करोगे। और इसका हम 2/3 लेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों कोटेड कंपनीज़ हैं, ये अनकोटेड कंपनी है और हमें अनकोटेड कंपनी की वैल्यू निकालनी है। तो 14.9 का जब हम 2/3 लेंगे तो वो बन रहा होगा 9.933। और अब जब हम एक शेयर की वैल्यू निकालेंगे तो हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.933 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 9.933 मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी कि 149, ये एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन 5 का आंसर होगा। क्वेश्चन 6, पीई रेशियो मेथड यूज़ करना अगेन। ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसको मैं ख़रीद रहा हूँ, एंड पीई रेशियो ऑफ बायर, और पीई रेशियो मैं बायर का यूज़ करूँगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट, किसी तरह की एडजस्टमेंट के बगैर। ये तब होता है जब बायर या एक्वायरर यूँ समझता है कि वो जिस कंपनी को ख़रीद रहा है यानी कि टारगेट कंपनी उसकी परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस के बराबर ले आएगा, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है द बायर कंपनी हैज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹20 मिलियन, शेयर प्राइस ऑफ ₹3 एंड एन EPS ऑफ 0.2। जो बायर कंपनी है यानी कि जो एक्वायरर है, जो ख़रीदने वाला है, जो बायर है, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 20 मिलियन दिया हुआ है। उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर दी हुई है 3, और उसका अर्निंग्स पर शेयर यानी कि EPS दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.2। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से हम इस कंपनी के यानी कि बाइंग कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अर्निंग्स पर शेयर कैसे आता है? अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आ सकते हैं? डिनोमिनेटर से लेफ्ट साइड पर इक्वल्स टू क्या आएंगे? न्यूमरेटर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 का है, अर्निंग्स पर शेयर 0.2 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 0.2 ये बन जाता है आपका 100। ठीक है जी, 100 और 100 मिलियन होगा, क्योंकि वो जो 20 था ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी मिलियन में था। द टारगेट कंपनी हैज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 12 मिलियन, शेयर प्राइस ऑफ ₹4, अर्निंग्स पर शेयर ऑफ 0.5। द बायर एंड टारगेट कंपनी ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री, दोनों सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, एक ही तरह का बिजनेस करते हैं। अगर एक कंपनी टायर्स बनाती है दूसरी कंपनी भी टायर्स बनाती है। एंड द बायर कंपनी विशेस टू वैल्यू द टारगेट कंपनी बेस्ड अपॉन इट्स ओन करंट PE रेशियो एंड टारगेट कंपनीज अर्निंग्स पर शेयर वैल्यू। बायर ये चाहता है कि वो जब टारगेट की वैल्यू निकाले तो वो अपना PE रेशियो यूज़ करे और जो टारगेट कंपनी है उसका EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर यूज़ करे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपना PE रेशो, और अपना PE रेशो जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? PE रेशो जो है वो मार्केट प्राइस यानी कि 3 डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर यानी कि 0.2 से आ सकता है। तो 3 डिवाइडेड बाई 0.2 जो है वो बन जाता है 15। यह आपका बायर का PE रेशो हो गया। अब जो मार्केट वैल्यू निकालनी है टारगेट कंपनी के एक शेयर की, वो अपना PE रेशो यानी कि 15 मल्टीप्लाइड बाई जो कंपनी टारगेट कंपनी है उसका अर्निंग्स पर शेयर यानी कि 0.5, इस हिसाब से आएगी और आंसर 7.5 बनेगा। आंसर 7.5 बनेगा। ठीक है जी, तो यह हमारा क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है EPS ऑफ टारगेट कंपनी एंड PE रेशो ऑफ बायर विद एडजस्टमेंट। क्वेश्चन 1। अच्छा, पहली दो इन्फॉर्मेशन सेम है। फिर 3 में लिखा हुआ है द बायर एंड टारगेट कंपनी ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री एंड द बायर कंपनी फोरकास्ट। बायर कंपनी का एक फोरकास्ट है यानी कि क्या फ्यूचर में होगा। द बायर एंड द टारगेट कंपनी ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री एंड द बायर कंपनी फोरकास्ट दैट वंस इट हैज एक्वायर्ड टारगेट कंपनी इट विल बी एबल टू इंक्रीज द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी बाय 25% सिंस वेरियस redundancies will be made because of duplicate functions and hence its value
hence it wishes to value the shares of target company based upon its own PE ratio and the earnings per share of target company after an increase of 25%. बायर को यूँ लगता है कि जब हम अपनी टारगेट कंपनी को परचेज कर लेंगे तो अभी जो टारगेट कंपनी का EPS है बाद में वो EPS नहीं होगा, बल्कि जो अभी EPS है उससे 25% ज़्यादा EPS होगा। रीज़न वो देता है कि जब मैं टारगेट कंपनी को एक्वायर कर लूँगा तो मैं बहुत सारी रिडंडेंसीज करूँगा और डुप्लीकेट फंक्शंस को ख़त्म कर दूँगा, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट सेविंग होगी। ये कहलाती है सिनर्जी। ये कहलाती है सिनर्जी। ये कैसी सिनर्जी कहलाती है सर? देखिए, जब लेट से आप ए कंपनी हो और आप एक और बी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, ए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो 50 है, बी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 है। जब आप बी को एक्वायर कर लोगे तो नई कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, यानी कि जब ए बी को ख़रीद लेगा तो कैपिटल ए बन जाएगा ना, ए और बी इसमें दोनों शामिल है, तो नई कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75 नहीं होगा। हो सकता है कि 80 होगा, हो सकता है कि 90 होगा, हो सकता है 95 होगा, यानी कि सिंपल एडिशन ऑफ दीज टू वैल्यूज़ नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? इसलिए ऐसा नहीं होगा इसलिए क्योंकि जब आप किसी और कंपनी को ख़रीदते हो तो कुछ डुप्लीकेट फंक्शंस को आप हटा देते हो। मिसाल के तौर पर इसका एक CFO था, ये CFO जो है वो 5 लाख तनख्वाह लेता था, ये CFO 5 लाख तनख्वाह लेता था, कंपनी का एक्सपेंस 10 लाख होता था। अब जब एक ही बड़ी कंपनी बन गई तो एक कंपनी के 2 CFO तो नहीं होंगे ना। आपने अपने CFO को बोला भाई तुम 5 नहीं, तुम 7 लाख की तनख्वाह ले लो, दोनों कंपनीज तुमने देखनी है। या इसी तरह से इसका एक कॉल सेंटर था, इस कॉल सेंटर में 40 लोग काम करते थे, इस कॉल सेंटर में 40 लोग काम करते थे, दोनों कंपनीज मर्ज हो गई, ठीक है। अब शायद मैं हो सकता है कि 75 लोग काम पे रखूं, 5 लोगों को फारिग कर दूं जो नाकारा थे, काम नहीं करते थे। तो जब आप दो कंपनीज को मर्ज करते हो ना तो कुछ ऐसी रिडंडेंसीज और डुप्लीकेट फंक्शंस को आप हटा देते हो, उससे आपकी कॉस्ट की सेविंग्स होती हैं। ये कहलाती हैं कॉस्ट सिनर्जीज, कॉस्ट का बचना। जब कॉस्ट बचेगी तो अर्निंग्स इंक्रीज होगी। तो बात सारी ये है कि इस पार्ट में वो ये कह रहा है कि जब बायर टारगेट को एक्वायर करेगा तो बायर को यूँ लगता है कि टारगेट का करंट जो EPS है जो कि कितना है 0.5, बाद में वो 0.5 नहीं होगा बल्कि वो 0.5 प्लस 0.5 का 25% या 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 यानी कि ये होगा तकरीबन 0.625। इसलिए होगा अर्निंग्स पर शेयर इंप्रूव इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब मैं इस टारगेट कंपनी को ख़रीदूंगा तो मैं कुछ रिडंडेंसीज करूंगा, कुछ डुप्लीकेट फंक्शंस को कम करूंगा। ऑफिस 2 थे अभी पहले, अब 1 चाहिए होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें कॉस्ट सेविंग्स हो सकती हैं, तो उसकी वजह से मुझे फ़ायदा होगा। और मैं अपना PE रेशो कैलकुलेट करूँगा। अपना PE रेशो कैसे आएगा? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर 3 डिवाइडेड बाय 0.2 यानी कि 15। तो 0.625 इंटू 15, 0.625 इंटू 15 इज़ हाउ मच? 9.375, 9.375। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा 9.375। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में लिखा हुआ है आपके पास PE रेशो मेथड, EPS ऑफ टारगेट कंपनी एंड PE रेशो ऑफ बायर विद एडजस्टमेंट टू द बायर कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट। अच्छा, पहला क्लॉज सेम है, PE रेशो 15 आ रहा था, दूसरा क्लॉज सेम है, तीसरी एडजस्टमेंट डिफरेंट है। अब लिखता है द बायर एंड टारगेट कंपनी ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री एंड द बायर विशेस टू वैल्यू द टारगेट कंपनी बेस्ड अपॉन इट्स ओन PE रेशो एंड टारगेट कंपनीज अर्निंग्स पर शेयर। However, the buyer feels that the target company is a really small company. बायर को ये लगता है कि टारगेट कंपनी एक बहुत ही छोटी कंपनी है एंड इट इज़ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, और बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। Therefore, it will use an adjusted value for its PE ratio for use in valuing the price of the target company. The current PE ratio of buyer company will be reduced by 20% to reflect this adjustment. कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी को ख़रीदने जाते हो तो आप अपना PE रेशो तो यूज़ करते हो लेकिन उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हो। उसकी अगेन बहुत सारी लॉजिक होगी। आपका अपना PE रेशो तो आपकी अपनी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। आपको यूँ लगता है कि आप जो कंपनी ख़रीद रहे हो यानी कि जो आपकी टारगेट कंपनी है उसको आप अपने लेवल पे तो ले आओगे, लेकिन 100% अपने लेवल पे नहीं ला सकोगे, 80% अपने लेवल पे लेकर आ सकोगे।
तो आप अपना पी रेशो अगर 100% पूरा यूज़ करते जो कि 15 आ रहा है, तो फिर तो उस कंपनी को जिसका EPS ये यहाँ पर 0.5 है ना, 15 इंटू 0.5 करते तो ओवर वैल्यूएशन हो जाती थोड़ी सी। तो हम क्या करते हैं, हम अपने PE रेशो को पहले एडजस्ट करते हैं, और 15 का इसने बोला है कि मैं 20% कम कर दूंगा, यानी कि 80% लूँगा, यानी कि मैं 12 लूँगा, और मैं 12 वाले PE रेशो को 0.5 से मल्टीप्लाई कर 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 यानी कि ये 6 लूँगा। इस तरह से वैल्यू निकालूंगा। तो क्वेश्चन 8 का आंसर जो होगा वो 6 होगा। अब देखें, ये याद रहे कि हर सवाल में एक डिफरेंट तरह का सिनेरियो आ सकता है। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर कर अपने आप को इस चीज़ का आदी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक सिनेरियो है, बोलता है कि PE रेशो मेथड, EPS ऑफ टारगेट कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर यूज़ होगा, एंड PE रेशो ऑफ बायर का PE रेशो यूज़ होगा, एडजस्टमेंट 3। एक और सवाल है जिसमें एडजस्टमेंट, अच्छा पहले दो क्लॉसेस सेम है, तीसरे में क्या लिखा हुआ है, द बायर एंड टारगेट कंपनी ऑपरेट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। बायर और टारगेट कंपनी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेट करने का मतलब ये है कि लेट से तुम ये कह लो कि एक IT इंडस्ट्री में ऑपरेट करता, ठीक है ना, टेक सर्विसेज प्रोवाइड करता, और दूसरी जो कंपनी है वो लेट से गाड़ी बनाने के बिज़नेस में, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑपरेट करती है, या फार्मास्यूटिकल में ऑपरेट करती है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक IT बनाने वाली कंपनी एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी को ख़रीद लेती है, या ऑटोमोबाइल वाली कंपनी जो है वो IT वाली कंपनी को ख़रीद लेती है। ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी हुआ करता है। तो बहरहाल सिनेरियो ये कि दोनों डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। देयरफॉर द बायर फील्स दैट इट विल नॉट बी एप्रोप्रिएट टू वैल्यू द टारगेट कंपनी बेस्ड अपॉन इट्स ओन PE रेशो। और इसीलिए बायर को लगता है कि बायर को, ये लेट से ये बायर है, यानी कि ये एक्वायरर है, ये टारगेट है। एक्वायरर को ये लगता है कि यार हमारा अपना PE रेशो यूज़ करना मुनासिब नहीं होगा। रीज़न मीन कि हमारा PE रेशो हमारे बिज़नेस और इंडस्ट्री के नेचर को रिफ्लेक्ट करता हुआ होगा, और हमारा जो बिज़नेस का नेचर और सारी बातें हैं वो जिसको हम ख़रीद रहे हैं उससे अलग है। फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस द बायर विल यूज़ द PE रेशो ऑफ अ सिमिलर कंपनी विच ऑपरेट्स इन द सेम इंडस्ट्री एज टारगेट। वैल्यूएशन पर्पस के लिए लेट से ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी जो काम कर रही है जिसको हम ख़रीद रहे हैं वो ABC है, एक और कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में XYZ है। बायर ये सोच रहा है कि यार ABC की वैल्यू निकालने के लिए हम XYZ कंपनी, एक और कंपनी जो इसी तरह का बिजनेस कर रही है, उसका PE रेशो यूज़ करेंगे, क्योंकि वो PE रेशो उस इंडस्ट्री के हिसाब से कैलकुलेट हुआ होगा। द PE रेशो ऑफ सच अ सिमिलर कंपनी इज़ 11। ऐसी कंपनी का PE रेशो 11 है। फर्दर मोर बायर इज़ कॉन्फिडेंट टू इंक्रीज द EPS ऑफ द टारगेट कंपनी 2.7 आफ्टर एक्वायरिंग इट। इसके अलावा बायर को यूँ लगता है कि जब मैं अपनी टारगेट कंपनी को ख़रीद लूँगा तो उसका मैं EPS 0.7 कर दूँगा, यानी कि अभी जो EPS 0.5 पर है, मैं कोई मेहनत मुशक्क़त कर कर, डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस को हटा कर और रिडंडेंसीज कर कर 0.7 पर उसका EPS ले आऊँगा। इन एक्सट्रीम केस सिनेरियो यानी कि कोई एक्सट्रीम बात हो जाए, it feels that there is even a chance that the earnings of target company will shoot up to 0.9 just after acquiring it। अब देखो, फ्यूचर जो है ना उसकी फोरकास्टिंग होती है, सर्टेनिटी से हम नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन बायर को यूँ लगता है कि फ्यूचर में वो, या एक्वायरर को ये लगता है कि जिस कंपनी को मैं ख़रीद रहा हूँ उसका EPS में 0.7 तक तो ले ही जाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी तो हो सकता है कि मैं उसका EPS 0.9 तक भी ले जाऊं, इतने ज़्यादा खर्चे बचा लूं। द मैनेजमेंट ऑफ बायर कंपनी हैव ट्रेडिशनली शोन अ रिस्क सीकिंग नेचर इन डिसीजन मेकिंग। शुड दे एक्वायर द टारगेट कंपनी इफ द टारगेट कंपनी डिमांड्स ₹210 मिलियन फॉर द इंटायर कंपनी शेयर। यानी कि अब जिसको मैं ख़रीद रहा हूँ जो कि टारगेट कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है हम अपनी कंपनी 210 मिलियन में बेचने को तैयार हैं, अगर आपको ख़रीदनी है तो आप बताओ। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं एक रेंज ऑफ वैल्यूएशंस निकालूंगा। रेंज ऑफ वैल्यूएशंस कैसे निकालूंगा, देखो मैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालूंगा, ठीक है ना, मैं वैल्यू ऑफ शेयर निकालूंगा। अगर फॉर एग्जांपल दो रेंजेस निकाल लेता हूँ। देखो मुझे अपने आप पे इतना तो यकीन है कि मैं जो है ना
वो सामने वाली कंपनी जिसको मैं ख़रीद रहा हूँ उसका EPS 0.7 तक ले जाऊँगा। अगर मैं 0.7 तक ले जाता हूँ और PE रेशो 11 यूज़ करता हूँ तो 0.7 इंटू 11 इज़ 7.7। एक्सट्रीम केस में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना EPS 0.9 पर ले जाऊँ, मल्टीप्लाइड बाई PE रेशो ऑफ 11 इज़ 9.9। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे हिसाब से इस कंपनी का जिसको मैं ख़रीदने जा रहा हूँ एक शेयर 7.7 और 9.9 के बीच होना चाहिए। 9.9 से ज़्यादा तो बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? इसलिए क्योंकि बेस्ड ऑन द सिनेरियो मुझे यूँ लगता है कि मैक्सिमम मैंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और मेहनत कर ली तो मैं EPS को 0.9 पर ले जाऊँगा और सिमिलर PE रेशो जो है वो 11 है तो तकरीबन 9.9 बनता। अच्छा, इस कंपनी को जिसको मैं ख़रीद रहा हूँ इसके एक शेयर की ये वैल्यू आई है ना, इस कंपनी को ख़रीदूंगा तो इसके शेयर्स कितने हैं वो कैसे आएंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 मिलियन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जब हम EPS से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि 24। अब अगर 7.7 का एक शेयर है और 24 मिलियन शेयर्स हैं, 7.7 इंटू 24 ये 184.8 बनता, और 9.9 इंटू 24 मिलियन शेयर्स हो तो 9.9 इंटू 24 जो है ये आपका 237.6 बनता। यानी कि आपके वर्किंग्स के हिसाब से, डेटा के हिसाब से आपको लगता है कि यार तकरीबन जब मैं इस कंपनी को एक्वायर कर लूँगा ना तो उसकी मेरे लिए वर्थ वैल्यूएशन 184.8 और 237.6 या इसके बीच में कहीं होगी। विच मीन्स के अगर मैंने बहुत ही कॉस्ट वगैरह पे कंट्रोल कर लिया और सारी चीज़ें मेरे फेवर में गई तो 9.9 का एक शेयर होगा तो 24 मिलियन शेयर जो मैं ख़रीद रहा हूँ उसके लिए 237.6 मिलियन शेयर्स पे वैल्यू पे कर दूँ तो सही है। अदरवाइज 7.7 के हिसाब से 24 मिलियन शेयर्स के 184.8 कर दूँ तो भी चलेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ था द मैनेजमेंट ऑफ बायर कंपनी हैज़ ट्रेडिशनली शोन अ रिस्क सीकिंग नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब कोई रिस्क सीकिंग नेचर शो करता है डिसीजन मेकिंग का तो उसका मतलब ये होता है कि वो रिस्क लेने को तैयार होता है। टारगेट ने बोला है कि 210 मिलियन में हम ये कंपनी बेचेंगे, क्या ये मैनेजमेंट इस कंपनी को ख़रीद लेगी? मेरा आंसर होगा यस। सर यस क्यों आंसर होगा? इसलिए क्योंकि देखो मैं 210 मिलियन में इस कंपनी को ख़रीद लूँगा। मुझे यूँ लगता है कि अगर मैंने बहुत मेहनत करी और अपने EPS को कंट्रोल में ले आया तो 237.6 मिलियन इसकी वर्थ बनेगी। यानी कि 237.6 मिलियन वाली चीज़ मैं 210 में अगर ख़रीद रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि 27.6 मिलियन की मुझे एक तरह से सेविंग्स हो रही हैं, बचत हो रही है, फ़ायदा हो रहा है, या मैं 210 में 237.6 वाली चीज़ ख़रीद रहा हूँ। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप उस कंपनी को ख़रीदो उसका EPS इंप्रूव ना कर पाओ और वो 184.8 की वैल्यू पर रुक जाए। हाँ ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जब आप फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। आप अपना डिसीजन लेते हो और वो डिसीजन सही भी हो सकता है, वो डिसीजन गलत भी हो सकता है। ज़िंदगी में आपके बहुत सारे फैसले आपको फेवर भी देते हैं, आपके अगेंस्ट भी जाते हैं। तो बात सारी ये, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जो मैनेजमेंट है वो एक रिस्क टेकर है। रिस्क सीकिंग मैनेजमेंट वो होती है जो रिस्क लेती है, जो ये सोचती है कि नुकसान हुआ तो देखा जाएगा, लेकिन फ़ायदा होने का 1 रुपया भी चांस है तो उस चीज़ के लिए जद्दोजहद करो, रिस्क लो। हाँ अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि रिस्क एवर्स मैनेजमेंट है। रिस्क एवर्स मैनेजमेंट क्या होती है? रिस्क एवर्स मैनेजमेंट जनरली ये सोचती है कि भाई व्हाट इफ़ के बुरा हुआ मेरे साथ, यानी कि व्हाट इफ़ के मैं इंप्रूव नहीं कर पाया और 184.8 वाली चीज़ हुई, तो वो 210 में उस केस में उसको ख़रीदेगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर यस होगा। अब ये हमारा सेकंड पार्ट था, इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में आगे वाले सवाल डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।